नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड फॉर द एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। ऑलरेडी पिछले पार्ट जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेम्बल हो गया एंड शेड्यूल्स के बारे में हमने बात ऑलरेडी पिछले टॉपिक में हमने कर ली है और साथ ही साथ उन टॉपिक के साथ उनके क्वेश्चन भी लगा लिए हैं जो भी प्रोबेबिलिटी रहती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की। ठीक है, अब देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हमारे कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल। ठीक है, एंड कितने पार्ट थे? 22 पार्ट्स। कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल एंड एक प्रियम्बल, है ना? ऐसी बात हुई थी हमारी। विद टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे हुआ, आज के टाइम में अगर हम करंट टाइम में देखें तो हमें कितने पार्ट्स देखने को मिलते हैं? 25 पार्ट्स। ठीक है, शेड्यूल कितने देखने को मिलते हैं? 12 शेड्यूल। ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, ट्रिक से मैंने ये आपको शेड्यूल याद करवाया और साथ ही साथ 10 या 15 क्वेश्चन के क्वेश्चन सेट भी लगाया है। ठीक है, 395 आर्टिकल अब कितने देखने को मिलते हैं? 470 प्लस आर्टिकल। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, आज हमने क्या स्टार्ट करना है? हमने क्या कर लिए? हमने शेड्यूल कर लिए, है ना? हमने शेड्यूल डिटेल में कर लिए, जो जो क्वेश्चन वहाँ से बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करने हैं पार्ट से। ठीक है, अब जैसे 25 पार्ट है, जैसे पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 2 में क्या होगा, हम डिटेल से चलेंगे। जैसे आज की वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगी। आज की वीडियो में क्या होगा? पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिस करेंगे। सारा का सारा किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? एचपी पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू के, मतलब पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, जैसे अभी दूसरी भर्ती आई है पंचायत सचिव वाले की। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स के एग्जाम के लिए भी आप इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1 से। देखो, अब हम देखेंगे कि हमारे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे 25 पार्ट्स हैं, इनमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। देखो, सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हमने सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं। जो जो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे रटने बैठ जाओ, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। जैसे जैसे हम आगे एक एक इनको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने आज पार्ट 1 पढ़ाऊंगी मैं आपको, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि पार्ट 1 में क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगी तो आपको नहीं वो चीज़ें भूलेंगी कि पार्ट 2 में क्या था। ठीक है, अभी के लिए आप जस्ट ये नोट कर लो कि पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में क्या है। ठीक है, आप ट्रिक की हेल्प से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। आप फ्लाई कर सकते हो डायरेक्टली कहाँ से? फ्रॉम यूएस टू यूपी। ठीक है, हो गया। मीट, यूपी में जाके किसको मिलना है? मीट श्याम राम। ठीक है, किसको मिलना है? शाम और राम को मिलना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आप कुछ खाना भी है ना मिलने के बाद। फ्रूट को टेस्ट करना है। वो क्या लगे? मीठे लगे। स्वीट टू ईट सो। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऑन ईट मैगी, फिर क्या खाया? मैगी एज टेस्टी स्नैक। मतलब आपने क्या करा? फ्लाई करा यूएस टू यूपी, किससे मिले? श्याम और राम से। क्या टेस्ट करा? फ्रूट, मीठा लगा फ्रूट। ठीक है, देन क्या खाया? मैगी खाया। ये ट्रिक है, आपने ऊपर से याद रखना है। अगर आप ट्रिक याद भी नहीं रखना चाहते ना तो कोई बात नहीं। अब देखो, पहला यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी? ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? पार्ट 1 में। अब देखो, हम कितने आर्टिकल पढ़ेंगे टोटल? 470 प्लस आर्टिकल। तो जैसे पार्ट 1 में इस टेबल पे पूरा दिया गया है, पार्ट 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1 से 4 तक। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ऐसे ऑप्शन दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा फंडामेंटल राइट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आपने याद रखना पार्ट 1 में क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि आर्टिकल 1 to 4 कम्स अंडर विच पार्ट? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 to 4 हमें पता है पार्ट 1 से। तो ये टेबल आपने ना ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने ये बताया तो अभी आप इसको रटने लग जाओ। अभी के लिए इस पर थोड़ा थोड़ा नजर डालो। जैसे जैसे हम पार्ट करते जाएंगे ना, जैसे हम लास्ट में पहुंचेंगे ना, मैं जिस वीडियो में ये बोलूँगी ना कि आज आपके पार्ट्स कंप्लीट है, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको उसी दिन याद हो गया होगा कि पार्ट 9 में क्या है, पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 11 में क्या है। पर क्या करना है? आपने डेली वीडियो को फॉलो करना है, उनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेने हैं। ठीक है, और उनको रिकॉल करना है। आपको सारे के सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 डील करता है
किससे? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, ठीक है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में आता है और उसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है। आज की वीडियो में हमने ये करना है। ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, यू कैन फ्लाई, यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब कैन से सिटीजनशिप, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया का सिटीजन है या किसी और कंट्री का सिटीजन है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 किससे डील करता है? सिटीजनशिप से, और उसके अंडर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 5 to 11, ठीक है। अब देखो क्या क्या पार्ट हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपने पार्ट 1 याद रखना है, ठीक है। पार्ट 2 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट 2 के अंदर क्या आता है, तो क्या आता है? सिटीजनशिप। दूसरा क्वेश्चन बनता है पार्ट 2 या सिटीजनशिप के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा फंडामेंटल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करवाऊंगी मैं डिटेल में। चौथा डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये 4A देखो, पार्ट 4 था, फिर बाद में अमेंडमेंट की गई, ठीक है। पार्ट 4 के बाद आया पार्ट 5 जिसमें आती है यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार को हम जिसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये बाद में ऐड की गई, इसलिए ये जो आपको कहीं पे भी अगर आपको ऐसे दिखे ना 4A 12A ऐसे मतलब A B ऐसे कुछ करके दिखे, इसका मतलब क्या है कि ये अमेंडमेंट हुई हैं। पहले जब संविधान बना था उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी, बाद में ये चीज़ें ऐड की गई। हम बाद में देखेंगे कि कब ऐड की गई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये चीज़ कब ऐड की गई, ठीक है। तो पार्ट 1 आपने ध्यान रखना है, इनको तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यू कैन फ्लाई फ्रॉम US टू UP, इतना तो आप वेरी इंपॉर्टेंट इनसे पूछता है और आपको ये ट्रिक भी नहीं भूलेगा। यू कैन फ्लाई फ्रॉम US टू UP। यू से पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कैन से सिटीजनशिप, थर्ड फंडामेंटल राइट, फोर्थ डीपीएसपी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार जैसी हमारी होती है ना, हिमाचल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट होगी, पंजाब गवर्नमेंट होगी, ठीक है। ये अब ये 7th है, ये डिलीट कर दिया गया है, मैं बताऊंगी आगे क्या था इसमें। 8 यूनियन टेरिटरी, जैसे हम टेरिटरी पढ़ते हैं ना, हमारी कितनी 28 स्टेट हैं और 8 ही क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो 8 किसकी बात करता है? यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। अब 9A 9B, 9A में किसकी बात होती है? पंचायत की, और 9B में किसकी बात होती है? म्युनिसिपैलिटीज की। याद करो जब मैंने आपको शेड्यूल्स करवाए थे तो हमने क्या किया था? 11th शेड्यूल्स एंड 12th शेड्यूल, है ना। 11th शेड्यूल में किसकी बात करी थी? पंचायत की, याद रखना है, सब कुछ भूलना नहीं है। 12th शेड्यूल में किसकी बात करी थी? म्युनिसिपैलिटीज की, है ना। 12th शेड्यूल में किसकी बात करी थी? म्युनिसिपैलिटीज की, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? याद करो, 73, दिस वन 73rd अमेंडमेंट, दिस वन 74th अमेंडमेंट। कब? 1992, ठीक है। बट इंप्लीमेंट कब हुए थे? 1993 में। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और अगर पार्ट से पूछे तो 9A में पंचायत, 9B में म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। अब 5 आप याद रखोगे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरे पार्ट्स पता होने चाहिए, P तक पहले तो, इसके बाद याद रखो, ठीक है। P तक नहीं, सॉरी, मीट तक तो आपको पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट बनता है? देखो 15, पार्ट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्शन की बात कहाँ पे होती है? पार्ट 15 से, ठीक है। और 18 इमरजेंसी, जैसे हमारे देश में कब कब इमरजेंसी लगी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी जब, एक मूवी भी आई है ना इमरजेंसी, कंगना रनावत की, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन 18th पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्शन 15 पार्ट्स पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपका? अमेंडमेंट। जैसे अमेंडमेंट क्या है? ये यही तो अमेंडमेंट है कि 9A जोड़ रहे हैं, ये वाली सारी क्या है? अमेंडमेंट है। तो ये क्या है हमारा? 20th में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 में हमारा अमेंडमेंट। तो ये चीजें ना आपने ध्यान रखनी है, और भी बीच बीच में आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी? 22। याद करवाई थी कब कौन सी ऐड हुई? पहले कितनी थी? 14, फिर 1, फिर 3, है ना। करवाई है मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ करवा दिया है। तो आपने ऐसे, मैंने अभी आपको क्या दिया? जस्ट इंट्रोडक्शन दिया कि पार्ट है क्या, पार्ट में हम देखेंगे क्या। तो आज हम क्या करेंगे? पार्ट 1 करेंगे, जिसके अंदर क्या आएगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पूरी वीडियो को फॉलो करना है। लास्ट में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन लगाएंगे इसके, और आप देखना कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन को निकालोगे। क्लियर है? तो चलें वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। देखो ये है हमारा पार्ट 1, जिसमें कहाँ से कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1 to 4 तक, ठीक है। क्लियर? अब देखो 1 to 4, 1 क्या बोलता है? पहले तो आर्टिकल 1 को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन पार्ट 1 में क्या आता है? तो क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का? मैं समझाती हूँ आगे। कौन से आर्टिकल को इंक्लूड करता है? आर्टिकल 1 से 4 तक। डन, ठीक है, ओके जी, हो गया। आर्टिकल 1 बोल रहा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, पूरी लाइन लिख लो, वैसे इतना ही है ये, रेदर देन
फेडरेशन ऑफ द स्टेट, साथ साथ में जो आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सब ऐड करना है आपने। फेडरेशन, 1 सेकेंड, रेदर देन, यहाँ लिख लूँ मैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया इज यूनियन ऑफ द स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट। मतलब इंडिया क्या है, यूनियन है, संघ है एक, ठीक है, राज्यों का संघ क्या है एक, ठीक है, और फेडरेशन नहीं है। अब ये फेडरेशन क्या होती है हमें समझना पड़ेगा कि ये फेडरेशन क्या होती है, ठीक है, डन, क्लियर। अब देखो हमारी जो कंट्री है ना, हमारा क्या बना, पहले भारत बना, ठीक है, भारत की बात कौन कर रहा है, आर्टिकल 1, ठीक है। फिर अच्छे से हमारे भारत का विकास हो, अच्छे से सब कुछ चले, हम अच्छे से डेवलप हो, तो क्या किया गया, भारत को मतलब इंडिया को जो एक यूनियन था, बहुत बड़ा था, उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, है ना, बांटा गया, जो कि हम आज देखने को हमें मिलते हैं 28 स्टेट एंड 8 यूटी, है ना, 28 स्टेट एंड 8 यूटी। ये स्टेट और यूटी क्यों बनाए गए, स्टेट और यूटी इसलिए बनाए गए सो दैट हर एक स्टेट में एक अलग गवर्नमेंट हो और उस राज्य की सरकार उस राज्य के विकास पे ध्यान दे, है ना। देखो अगर एक राज्य का विकास होगा तो वो राज्य का विकास कौन करेगा, उस राज्य की गवर्नमेंट, तो हमारे पूरे देश का विकास होगा ना, है ना। ये है क्या, यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब हमारा देश एक पहले क्या था, इकट्ठा है, ठीक है, एक यूनियन है, फिर क्या है, उसको हमने डिवाइड करा स्टेट्स में, क्यों, सो दैट कि हमारा देश अच्छे से डेवलप कर सके, ठीक है, छोटे छोटे स्टेट्स बनाई, यूटी बनाई, ठीक है। अब ये फेडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो फेडरेशन आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलता है, फेडरेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि यूएसए, जैसे कि यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका इज यूएसए। अब यूएसए में क्या देखने को मिलता है, फेडरेशन। अब ये फेडरेशन क्या है, देखो अगर आप अमेरिका में देखोगे ना तो वहाँ पे क्या है, अलग अलग राज्य हैं, हर अलग अलग राज्य की ना एक अपनी क्या है, अपनी सरकार है, अपने हिसाब से वो चलते हैं, ठीक है। बट उन्होंने आपस में उन सभी राज्यों ने, जैसे ये मान लो उन सभी राज्यों ने आपस में एक एग्रीमेंट करा क्या, कि अगर हमारे देश पे कोई मुसीबत आती है इन फ्यूचर, कभी कोई वॉर की कंडीशन आती है, तो हम कैसे काम करेंगे, साथ में एज ए एक पूरा जैसे कंट्री होता है ना वैसे। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो साथ में काम करेंगे, अदरवाइज वो क्या है, अलग अलग है, अपना अपना डील करते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ के जैसे हमारे इंडिया में है ना कि एक केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और क्या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो डील करती है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, और कुछ चीजें क्या है, स्टेट अपनी स्टेट के लिए डील करती है, हमारा ऐसा है। बट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, अपना अपने राज्य की अपनी अपनी सरकार है, मतलब हर एक राज्य एज ए कंट्री की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दूसरे वहां पे कोई केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट का वो सिस्टम नहीं है। बट उन्होंने आपस में क्या एग्रीमेंट करा है कि कभी भी कोई ऐसी कंडीशंस आती है, वॉर की, अब नॉर्मल कोई भी कंडीशंस आती है, तो वो साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर उनके पास क्या राइट्स हैं, अगर कोई स्टेट चाहे वो अपना अलग हो सकती है, ठीक है, अपना इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एग्रीमेंट से खुद को अलग कर सकती है अगर ये चाहे, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक कंट्री मान सकती है, ठीक है। ऐसे भी वो एज ए कंट्री ही बिहेव कर रहे हैं, बट ऐसे मतलब अगर उस एग्रीमेंट से निकलना चाहे तो निकल सकती है। बट हमारी इंडिया में थोड़ी ऐसा ना, अगर हमारी मेरी मान लो एक स्टेट बोले कि मुझे अपना देश बनाना है, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट है ना, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। हमारा पहले एक देश है, उसके बाद राज्य बनाए गए। अमेरिका में पहले राज्य थे, उनको मिला के एक एग्रीमेंट किया गया और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाई गई। दिस इज द आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। तो इतना मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। यहाँ से ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आएगा फेडरेशन क्या होता है, ये क्या होता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द फेडरेशन ऑफ द स्टेट, क्यों हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट ने अमेरिका को बनाया है, ठीक है। हमारा इंडिया ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया ने, हमारे भारत ने बहुत राज्यों को बनाया है, इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। डन, क्लियर, आई होप आपको आर्टिकल 1 क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट किस आर्टिकल में दिया गया है, तो किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है, ठीक है, डन, ओके। अब चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 2 पे। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, कि अगर जैसे हम कई बार होता है ना कि भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल करना, ठीक है। मान लो इन फ्यूचर सब सही रहा तो हमारा जो पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, ठीक है।
अगर हम इसको ले लें, ठीक है, मान लो सब ऐसा मतलब अभी जैसे कोई भी हमारी आर्मी वगैरह ऐसा कुछ हो जाए कि पीओके वाला रीजन अब हमारा हो जाए, ठीक है, ये हमारा ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान ने कश्मीर को जो ऑक्यूपाइड किया है वो वाला रीजन है, हो जाए कि हमने ये ले लिया और हम चाहें कि थोड़ा सा मन किया, हमने क्या ले लिया, बलूचिस्तान भी ले लिया, ठीक है, बलूचिस्तान ले लिया, या मान लो नेपाल एक अलग कंट्री है, मान लो इन फ्यूचर हमने नेपाल पे अपना हक जमा लिया, नेपाल को इंडिया में शामिल कर लिया, ठीक है, तो भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल करना, ठीक है, भारत के बाहर के क्षेत्र है, अभी ये हमारे इंडिया में नहीं है, बट मैंने मान लो बांग्लादेश अपने अंदर ले लिया, नेपाल अपने अंदर ले लिया, तो भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल करना ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल नंबर 2। और ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। तो लिखा है यहाँ पे इन्होंने, पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, हम किसी भी बाहर की स्टेट्स को, कंट्री को अपने अंदर शामिल करके अपनी एक स्टेट बना देना, अपने भारत का एक उसका राज्य बना देना, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल करना कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल नंबर 2 के अंडर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है पावर किसके पास है, तो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये पावर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 3। देखो आर्टिकल नंबर 2 और 3 मिलते जुलते हैं। 3 देखो, पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट एंड अल्टर एग्जिस्टिंग वंस। क्या मतलब है इस बात का कि आर्टिकल 2 में किसकी बात हो रही थी, बाहर के राज्य, बाहर की चीज को भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल करना। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है कि जो भारत में ही है उसको ही अल्टर करना, ठीक है, क्या करना, या तो अल्टर स्टेट एरिया, कोई अल्टर स्टेट एरिया, ठीक है, पहला पॉइंट। क्या मतलब, जैसे स्टेट का एरिया उसको छोटा करना, बड़ा करना, स्टेट का नाम चेंज करना। आप देखती हो ना हमारे स्टेट्स के नाम चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कोई कुछ चेंज हो रहा है, कोई कुछ चेंज हो रहा है, वो किसके अंडर है, आर्टिकल 3 के अंडर आता है वो, ठीक है। और टू चेंज नेम ऑफ द स्टेट, टू चेंज स्टेट नेम, मॉडिफिकेशन करना, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे आंध्र प्रदेश था, ठीक है, आंध्र प्रदेश को 2014 में इन 2014 में डिवाइड किया गया और 2 स्टेट में बनाया गया। कौन कौन सा, एपी मतलब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा, भारत के बाहर के क्षेत्र में को थोड़ी शामिल करा। अगर भारत के बाहर के क्षेत्र की बात होती तो हम आर्टिकल 2 में जाते। यहां पर क्या करा कि जो भारत के अंदर ही जो चीजें थी ना उनको ही मॉडिफाई करा, उनके नाम चेंज करे, उनके 2 चीजें बनाई, वो किया हमने। तो ये क्या है, ये किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 3 के अंदर। और इन चीजों की पावर भी किसके पास है, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं होना है। 2 क्या बोलता है, भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल करना। 3 क्या बोलता है, भारत की जो खुद का क्षेत्र है ना उसको अल्टर करना, उसके नाम को चेंज करना, उनको मर्ज करना, मतलब जो भी चेंजेस करना, डिवाइड करना, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे हमारा ये उत्तराखंड बना है, ठीक है। तो उत्तराखंड किस में शामिल था, पहले यूपी में, है ना। तो यूपी से क्या बना है, उत्तराखंड बना है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एक उत्तरांचल होता था, इसको डिवाइड किया गया और क्या बनाया गया, यूपी एंड उत्तराखंड। तो ये क्या है, ये किसके अंडर आएगा, आर्टिकल 3 के अंडर, क्योंकि हमने भारत के बाहर के क्षेत्र में कोई चेंज वो नहीं लेके आए, हम भारत के अंदर है उन्हीं कोई चेंजेस करा, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। देन अब चलते हैं आर्टिकल 4 पे। देखो हमारा हो गया पार्ट 1, कितना इजी है। आर्टिकल 4 पे हम चलते हैं। आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 4 बोलता है कि लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या बोल रहा है कि ये जो 2 और 3 के तहत, 2 के तहत क्या किया गया, भारत के बाहर के क्षेत्र को शामिल किया गया। 3 के तहत क्या किया, राज्यों में मॉडिफिकेशन, जैसे एपी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। ये हमारे संविधान संशोधन नहीं है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट मैं आगे बताऊंगी क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। मतलब अमेंडमेंट क्या हुआ, बाद में जो चेंजेस लाए गए, भारत में जरूरतों के अकॉर्डिंग जो चेंजेस लाए गए। तो ये बोल रहा है कि 2 और 3 को हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारे नॉर्मल लॉ है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको बोल दूं कि अमेंडमेंट बोल दूं, ठीक है। तो याद रहेगा, आई होप अब आपको नहीं भूलेगा। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है। आर्टिकल 1 क्या बोल रहा है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of the state rather than federation of the state। समझा दिया मैंने। 2 भी हो गया, 3 भी हो गया एंड 4 भी हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डन। अब देखो नेक्स्ट
और देखो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 से कुछ भी जो चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी जाती है ना, अब मैं आपको वो नोट करवा रही हूँ, ठीक है। देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। उसके बाद ना स्टेट्स के बीच में ना कुछ डिस्प्यूट्स होने लगे, मतलब कि कोई बोल रहा था कि हमें हमें अपने स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने दो, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो एक कमेटी आई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि धर कमेटी, धर मतलब एस के धर कौन थे, पर्सन थे जिनके नाम पर ये कमेटी आई, एस के धर कमेटी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एस के धर कमेटी कब आई, तो कब आई, 1948 में, ठीक है। एस के धर कमेटी आई 1948 में, और इन्होंने बोला, जिसके चेयरमैन कौन थे, एस के धर, इसलिए नाम भी क्या पड़ गया, धर कमीशन या एस के धर कमीशन, ठीक है। इन्होंने बोला कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्ट लैंग्वेज, क्या मतलब, जैसे लोगों की डिमांड हो रही थी कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, वन लैंग्वेज वन स्टेट, मतलब हर एक लैंग्वेज को ना हम एक राज्य का दर्जा दिया जाए। तो देखो अगर ऐसा हो जाता तब तो कोई यूनिटी नहीं रहती, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, बहुत सारी भाषाओं वाले लोग रहते हैं। अगर मैं हर भाषाओं का एक राज्य बना देती तब तो लोग मतलब डोमिनेट कर जाते हैं ना, मतलब आपस में ही एक यूनिटी बना के रखते हैं, और दूसरी लैंग्वेज वाले पीपल के साथ इतनी यूनिटी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे देश के यूनियन ऑफ द स्टेट या यूनिटी को, इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए धर कमीशन ने बोला कि स्टेट बनेगी किसके बेस पर, रीऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, किसके बेस पर, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, ठीक है। बट लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बनाई जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर लैंग्वेज की बेस पे स्टेट बनाई गई तो ये अफेक्ट करेगा किसकी, देश की यूनिटी को, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एस के धर कमीशन कब आया, तो कब आया, 1948 में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एस के धर कमीशन के चेयरमैन कौन थे, एस के धर, बिल्कुल इजी, क्या इन्होंने दिया, तो इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर स्टेट्स बनाई जाएंगी, बट लैंग्वेज की डिमांड को रिजेक्ट करा, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो हमारे इसके बाद एस के धर कमीशन ने तो रिजेक्ट कर दी, है ना, ये सीक्वेंस में करना है, पहले एस के धर कमीशन, इसने तो रिजेक्ट कर दी। अब लोग ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना हमारी, आईएनसी थी सबसे बड़ी हमारी क्या थी, मतलब पार्टी थी उस टाइम। तो लोग ना डिमांड करने लगे आईएनसी से कि हमें लैंग्वेज के बेस पे क्या चाहिए, अपनी स्टेट चाहिए, क्योंकि स्टेट्स बन रही थी उस टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट्स बनाई जा रही थी, ठीक है। क्यों बनाई जा रही थी स्टेट्स, ताकि हर एक राज्य सरकार हो, हर एक राज्य सरकार अपने राज्य की विकास के बारे में सोचे, सो दैट हमारा देश का विकास हो, क्योंकि हम बहुत पिछड़ गए थे, ठीक है। अब देखो जेबीपी कमीशन आया, डायरेक्ट पूछता है कि जेबीपी कमीशन में कौन कौन से नाम थे, ठीक है। अब देखो ये जेबीपी कमीशन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस लेके आई, और जेबीपी 3 लोगों के नाम पे दिया गया, जे से जवाहरलाल नेहरू, क्या, जे से क्या, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देन वी से क्या, वल्लभ भाई पटेल, लिख लो इनको, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ठीक है। पी से क्या, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, इनको नोट करो आप साथ साथ में, जेबीपी कमीशन। इन तीनों पर्सन के नाम पे ही इस कमीशन को क्या नाम दे दिया गया, जेबीपी कमीशन। कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, ठीक है। और इन तीनों ने भी क्या, मतलब जेबीपी कमीशन ने भी क्या बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइज नहीं होगी, स्टेट नहीं बनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे बनेगी, ठीक है। तो एस के धर कमीशन ने भी यही बोला, लोगों ने आईएनसी से डिमांड करी, तो जेबीपी कमीशन भी यही बोल गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जेबीपी कमीशन ने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे बोला, लैंग्वेज के बेस पे रिजेक्ट करा, ठीक है। आई होप आपको जेबीपी कमीशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं अब, डन। अब देखो ये पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये कहाँ है, ये साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया में ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पोती श्रीरामुल्लू, ठीक है, पोती श्रीरामुल्लू, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अब आंध्रा में भी ऐसा हो रहा था कि तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कर्नाटका हो गया, कन्नड़ हो गया, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, ठीक है। तो साउथ इंडिया में 1952 में, ठीक है, इन्होंने डिमांड करी, किसने, इन्होंने, पोती श्रीरामुल्लू ने डिमांड करी कि हमें लैंग्वेज के बेस पे क्या चाहिए, अपनी स्टेट चाहिए, ठीक है। और ये 56 डेज की हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, कौन, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, ठीक है। और 56 डेज के बाद 57th डे पर इनकी क्या होगी, अल्टीमेटली डेथ होगी। ये कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो बहुत ही रोष था लोगों में, मतलब बहुत ही वो था। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या हुआ, पहले तो बोलो, पहले तो साउथ इंडिया में 1952 में प्रोटेस्ट चला, जिसमें पोती श्रीरामुल्लू कहाँ पर बैठे,
हंगर स्ट्राइक पे बैठे, कितने डेज की, 56 डेज की, कितने दिन में डेथ होगी, 57th डे पे उनकी डेथ हो गई। और वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू गए एंड 1 अक्टूबर 1953 को एपी को, मतलब आंध्र प्रदेश को क्या बनाया गया, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि हमारे देश में पहली कौन सी स्टेट थी जो लैंग्वेज के आधार पर बनी, तो कौन थी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच इज फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज के बेस पर पहली जो स्टेट बनाई गई वो कौन थी, आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कौन सी तारीख को, तो कौन सी तारीख को, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। किसकी वजह से, पौती श्रीराम मुल्लू की वजह से। अगर कोई और टफ एग्जाम होगा तो ये हंगर स्ट्राइक वाली बातें भी पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक स्टोरी की फॉर्म में आपने ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, आपके देश में एक स्टेट बन चुकी है लैंग्वेज बेस पे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो अब दूसरी स्टेट भी चाहेंगी ना कि अगर आंध्रा को लैंग्वेज बेस पे बनाया, आंध्रा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु, ठीक है। अगर एपी को, आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पे बनाया तो हमें भी लैंग्वेज बेस पे बनाया जाए, ठीक है। तो ये बहुत सारी आगे डिमांड आने लगी। अब इन डिमांड के लिए एक और कमीशन आया, अब ये लास्ट कमीशन है जिसका नाम है फजल अली कमीशन। मैं आगे समझाऊंगी आपको। तो अभी तक हमने क्या करा, पहले करा हमने एसके धर कमीशन के बाद हमने क्या करा, दूसरा जेबीपी कमीशन के बाद हमने क्या करा, पौती श्रीराम मुल्लू की बात करी, और अब हम करेंगे फजल अली कमीशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पूरा डिटेल में बताया गया। ये आंध्रा स्टेट 1953, मैंने बोला ना अभी 1 अक्टूबर 1953, है ना, मैंने बोला ना अभी 1 अक्टूबर 1953, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पौती श्रीराम मुल्लू आफ्टर अ 56 डेज हंगर स्ट्राइक, ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है, डन, क्लियर है, आगे चलें, ओके। अब देखो हमारा आगे क्या आया, फजल अली कमीशन, क्या आया, फजल अली कमीशन, ध्यान रखना लास्ट कमीशन आई है फजल अली कमीशन। अब देखो फजल अली कमीशन की अपॉइंटमेंट, क्योंकि लोगों की डिमांड आने लगी कि आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पे बना दिया, अब हमें भी बनाओ, ठीक है। तो लास्ट में आया फजल अली कमीशन, जिसका कब 1953 में चेयरमैन कौन थे, फजल अली, इसलिए नाम भी क्या पड़ गया, फजल अली कमीशन, जस्ट चेयरमैन आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। और इनकी रिपोर्ट ध्यान रखनी है कब, 1955 को। अब इन्होंने क्या बोला, आपने पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने क्या करना, आउटकम पे आना है डायरेक्ट, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल है कि आंध्रा युवा, यहाँ पे नहीं आपने जाना, आपने कहाँ आना है, आउटकम पे। फजल अली कमीशन ने क्या बोला कि लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट बनाई जाएगी, लैंग्वेज बेस पर स्टेट बनाई जाएगी, बट इन्होंने क्या कर दिया, बात घुमा दी, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार बच्चा जिद करता है ना, तो हम वो बोलता है हमने चॉकलेट खानी ऐसे कुछ, तो मदर उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके दे भी देती है, चॉकलेट से भी बचा देती है और खुश भी कर देती है, मतलब ऐसे मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो वैसे लोगों के साथ किया कि लोगों का मन भी रह जाए और ऐसा भी ना हो हमारी यूनिटी को भी खतरा ना हो। तो फजल अली कमीशन ने क्या बोला कि ठीक है, आपकी बात मानते हैं, लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाई जाएंगी, ठीक है, बट लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाई जाएंगी, बट लिखो इसको, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा, ठीक है, मैनी लैंग्वेज वन स्टेट होगा, मैनी लैंग्वेज वन स्टेट रहेगा। आई दिख रहा है आपको, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, ठीक है, डन। क्या बोला इसने कि लोग क्या बोल रहे थे कि लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाओ, इन्होंने बोला कि ठीक है आपकी बात मानते हैं, लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाई जाएंगी, बट एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं होगी, मैनी लैंग्वेज एक स्टेट होगी। तो वही बात होगी ना, बट वो ये तो बात वही होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे स्टेट बनाई जाएगी, वही बात होगी, बट लोगों को घुमाया गया, लोगों को खुश करने के लिए उनकी बात भी मानी गई और उनकी ना भी मानी गई। समझ पा रही हो आप, मैनी लैंग्वेज एक स्टेट मतलब फिर तो वो यूनिटी मेंटेन रहेगी ना। तो ये किसने बोला, फजल अली कमीशन ने, और कब आया ये, 1955 में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहला कौन था, एसके धर कमीशन, फिर कौन था, जेबीपी कमीशन, फिर कौन था, श्रीराम मुल्लू वाली बात, एंड देन क्या था, फजल अली कमीशन। तो ये आउटकम दी गई, लिख रहे हो, पहली आउटकम क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और आगे मैं बताती हूँ इसको, ठीक है, इसको पढ़ो पहले। इसके तहत क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, फजल अली कमीशन के तहत क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया,
ठीक है, 1956 लाया गया, जिसके अंडर भारत में 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई, 6 यूटी बनाई गई। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये लिखा भी है यहाँ पे, क्रिएटेड 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, कब? 1956 में। ठीक है, दूसरा लिखा है अबॉलिश पार्ट ए बी सी क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है पार्ट ए बी सी क्लासिफिकेशन? मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले पता क्या था? ऐसे था, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ऐसे कुछ कैटेगरी थी। फिर कुछ स्टेट आती थी ए कैटेगरी के अंदर, मान लो यूपी सी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ऐसे होता था कि ऐसे बोलते थे कि उत्तराखंड नहीं, मतलब यूपी है, कौन सी कैटेगरी के अंदर होगा, ऐसे होगा। तो इस सिस्टम को बंद किया गया और नॉर्मल 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई। इसलिए इन्होंने सेकंड पॉइंट लिखा है अबॉलिश पार्ट ए बी सी क्लासिफिकेशन, इसको रद्द किया गया और 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई। ठीक है, क्लियर है? देन और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ना, ये कौन सी अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो ये कौन सी अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सी? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये एक्ट जोड़ा गया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फजल अली कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? फजल अली। फजल अली की रिपोर्ट क्या बोलती है? लैंग्वेज बेस पे बनाया जाएगा, बट एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं होगा, मैनी लैंग्वेज सिंगल स्टेट होगा। ठीक है, दूसरा, फजल अली कमीशन ने क्या अबॉलिश करा? पार्ट ए बी सी ऐसी क्लासिफिकेशन को अबॉलिश करा। फजल अली कमीशन ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन सी अमेंडमेंट के तहत लाया? तो कौन सी अमेंडमेंट के तहत लाया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से ईयर में बना? तो कब बना? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कितनी स्टेट और कितनी यूटी बनाई गई? तो 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई। ठीक है, तो अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बताना है? इन 14 स्टेट और 6 यूटी के नाम बताने हैं। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पटवारी में इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप जैसे हाई कोर्ट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा डिटेल में देखना है। तो आपने मुझे बताना है कितनी स्टेट और कितनी यूटी थी, मतलब क्या क्या नाम थे उनके, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। डन? ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, अब हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखना अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी तो आप कैसे क्वेश्चन लगाओगे। पहला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। ठीक है, क्या है हमारा? फेडरेशन ऑफ द स्टेट है, क्वेशी फेडरल है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, क्या है इसमें? अब देखो, फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं है, क्वेशी फेडरल तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या होता है क्वेशी फेडरल आगे बताऊंगी। तो क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? यूनियन ऑफ द स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, समझ आया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो पटवारी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन मतलब टफ बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वो कितना ईजी था। और हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। ये कहां पर मेंशन किया गया है? यूनियन ऑफ द स्टेट कौन से आर्टिकल में मेंशन है? बताओ। आर्टिकल नंबर 1 में, हमने किया भी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? डन। अब देखो टेरिटरी ऑफ द इंडिया में क्या क्या इंक्लूड है। तो पहले ऑप्शन है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज दैट मस्ट मे बी एक्वायर्ड। तो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट आर्टिकल 1 में पढ़ा, यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 1 में पढ़ा, टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड, हम एक्वायर्ड कर सकते हैं तो आर्टिकल 2 में पढ़ा। तो ये सब कुछ इंक्लूड है ना, कौन सा क्या हो जाएगा? 1 2 3। देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड करा। देखो अभी हमारे टीजीटी के पेपर हुए है ना, जेबीटी के पेपर हुए, तो सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं कि ना पेपर की लेंथ को ना बढ़ाया गया है ना, जानबूझ के पेपर को लंबा किया गया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाले गए हैं। तो अगर आपने डीपली पढ़ा होगा, एक एक चीज़ को पढ़ा होगा, तो ऐसे हैं वो डीपली क्वेश्चन, ऐसे हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या रहेगा? पार्लियामेंट पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्री इज गिवन इन। ठीक है, बताओ। न्यू स्टेट एंड अल्टर बाउंड्री, बाउंड्रीज को छोटा बड़ा करना, न्यू स्टेट बनाना, तो क्या ये आर्टिकल 2 के तहत था या आर्टिकल 3 के तहत था? आर्टिकल 1 तो होगा ही नहीं, है ना। आर्टिकल 1 तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, ये तो होगा ही नहीं। आर्टिकल 2 तो बोल रहा था कि भारत के बाहर के क्षेत्र को शामिल करना है। आर्टिकल 3 बोल रहा था कि भारत के अंदर के चीजों को या स्टेट्स को या एरिया को अल्टर करना, मॉडिफाई करना, रीनेम करना। ये कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, कौन सा आर्टिकल बोल रहा है कि पार्लियामेंट को टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, नई स्टेट बनाना, मतलब बाहर के क्षेत्र को शामिल करना। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3
जो भी लॉ बनाए गए हैं आर्टिकल 2 एंड 3 के, प्रोवाइडेड इन, कहाँ दिए गए हैं, तो कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 4 बोल रहा था ना, 4 क्या बोलता था कि जो अंडर 2 और 3 के अंडर जो लॉ बनाए गए हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं उनको मानेंगे। तो ये कौन बात कर रहा था, आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, द नेम ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी चेंज्ड। इंडिया में स्टेट का नेम चेंज कौन कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्या प्रेसिडेंट करेगा, क्या पार्लियामेंट करेगा, या गवर्नर करेगा। तो मैंने आर्टिकल 2 और 3 में क्या बोला था, आर्टिकल 2 बोल रहा था कि भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल करना, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा था, भारत के अंदर के ही क्षेत्र को मॉडिफाई करना, चेंज करना, रिनेम करना, ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। हमने 8 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अपकमिंग अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।